हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास है संविधान की प्रस्तावना। जैसे कि आपने कल तक की क्लास में पढ़ चुके थे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे, कि संविधान सभा क्या थी। तो और कल के उसके बाद आज की क्लास को देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले समझते हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक अमुक या भूमिका की भांति होती है संविधान के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कब से बननी स्टार्ट हुई या प्रस्तावना बनी कैसे। जैसे कि कल तक की क्लास में आपने पढ़ा था कि संविधान सभा की एक तीसरी बैठक होती है, यानी कि थर्ड बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को आपने नाम सुना होगा, पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, यही प्रस्ताव आगे चल के उद्देशिका बनती है। क्या बनती है? उद्देशिका बनती है। और यही उद्देशिका का एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं भारत की प्रस्तावना। अब समझते हैं कि भारत की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारित की गई। यानी कि भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया जाता है मेरे भाई, स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा द्वारा। अब सबसे पहले समझते हैं भारत की जो उद्देशिका है क्या। जैसे कि आपने देखा होगा, जब संविधान को आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। अब समझते हैं कि ये तो आपकी प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना के जो प्रमुख तत्व हैं या प्रमुख बातें हैं, प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व को हम देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रस्तावना को 3 भागों में देखा जाता है। एक होता है सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का क्या होता है, उद्देश्य। यानी कि सत्ता का स्रोत क्या, सत्ता का स्रोत क्या होगा, सत्ता का स्वरूप क्या होगा, सत्ता का उद्देश्य क्या होगा। जैसे कि सत्ता का स्रोत क्या होगा। सत्ता का स्रोत का मतलब है सत्ता जो है, सत्ता क्या है, सत्ता का सीधा मतलब है सत्ता जो होगी ना वो जनता होगी, जनता में निहित होगी। जो मेन प्रमुख संविधान है, संविधान का जो मेन काम है तो वो क्या होगी, जनता होगी। जैसे कि जनता का मतलब होता है हम भारत के लोग। अब आता है सत्ता का स्वरूप क्या होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सत्ता का स्वरूप है। तो आप देखेंगे जो सत्ता का स्वरूप होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होता है। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, जो सत्ता है ना उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे सत्ता का जो उद्देश्य है उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता को दर्शाता है, जो कि आपकी प्रस्तावना के जो प्रमुख शब्द है उन शब्दों को हम समझते हैं। अब उससे पहले, इन शब्दों को समझने से पहले ये समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहां से ली गई है और इसकी भाषा शैली कहां से ली गई है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना जैसे कि आपने देखा होगा प्रस्तावना कब बनी, क्योंकि एक प्रस्ताव आया जो कि एक नेहरू प्रस्ताव था। यानी कि उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही क्या बोला जाता है, प्रस्तावना बोला जाता है। अब ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कहां से लिया गया है मेरे भाई, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि देखेंगे कि इसकी जो भाषा है, भाषा कौन सी होनी चाहिए, यानी कि भाषा की जो शैली है, शैली कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा शैली ली गई है। अब समझते हैं कि इनके जो प्रमुख शब्द हैं तो ये कहां से लिए गए हैं, क्या है।
जैसे कि आप समझते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सीधा मतलब होता है भारत जो है ना अपने आंतरिक और बाह्य मामले में खुद क्या ले सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि अपने आंतरिक मामले, और दूसरा क्या होता है, बाह्य मामले। बाह्य मामले जैसे कि आप लोग हैं, आप स्टूडेंट्स हैं सभी। अब स्टूडेंट्स आप क्या हैं, अपने स्वतंत्र निर्णय लेने में क्या है, आप स्वतंत्र निर्णय क्या ले सकते हैं अपने, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे आपके बाह्य मामले हो। आप समझते हैं कि जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामले को देखा जाए तो भारत के संविधान में या भारत में चार तरह से देख सकते हैं कि आंतरिक मामले क्या होते हैं। राजनीतिक का मतलब क्या है, भारत अपने राजनीतिक मामले में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है कि कौन सत्ता में राजनीति करेगा या नहीं करेगा, यानी कि राजनीति को किस किस तरह से देखा जाए। इसमें किसी बाहरी देश का क्या नहीं होगा मेरे भाई, हस्तक्षेप नहीं होगा। अब समझते हैं कि आर्थिक मामले कि जो भारत है, भारत अपने आर्थिक मामले में क्या ले सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि स्वतंत्र निर्णय लेने का मतलब को आप समझेंगे कि हमको किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना। जैसे कि हमको अमेरिका के साथ व्यापार करना है या नहीं करना, या हमारे साथ ब्रिटेन के साथ व्यापार करना है या नहीं करना, ये सभी बातों को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या होती है, यानी कि उसके अंदर पावर है। ये किस बातों में किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत इसको दर्शाया गया है। एक होता है सामाजिक मामले, जैसे कि हमारे समाज में कि जो सामाजिक मामले हैं उन पर किसी भी बाहरी देश का क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। उन हस्तक्षेपों को देखने, यदि कोई देश हमारे मामले में हस्तक्षेप करता है तो उससे प्रति क्या की जाएगी, अनेक अनेक तरह की चीजें हैं उनको देख लिया जाएगा। अब समझते हैं धार्मिक मामले कि जो हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है कि भारत अपने धार्मिक मामलों में क्या कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। अब आता है बाह्य मामले। बाह्य मामले का मतलब क्या होता है, विदेशिक क्षेत्र, यानी कि विदेशिक क्षेत्र का मतलब है कि जो हमारे क्षेत्र होते हैं, आपके क्षेत्रों में देखा जाए कि शत्रु क्षेत्र होता है, एक होता है मित्र क्षेत्र होता है, और एक क्या होता है, संधि किसके साथ करनी है या नहीं करनी। जैसे शत्रु देश में देखा जाए कि आपका क्या है, शत्रु देश में आता है पाकिस्तान किस में आता है, शत्रु देश में, क्योंकि वो क्या है, कभी भी क्या करता है, घुसपैठ करता रहता है। चाइना है, चाइना भी क्या करता आता है कि आपके शत्रु देश में आता है। हमको किस देश के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखना है, किसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखना, ये भारत अपने मामलों में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अब बात करते हैं कि मित्र राष्ट्र में हमके साथ किसके साथ मित्रता रखनी है, किसके साथ मित्रता नहीं रखनी, इन सभी मामलों में क्या है, हमारा भारत क्या है, स्वतंत्र है। अब आता है संधि, हमको किसके साथ संधि करनी है या किसके साथ संधि नहीं करनी। अब आगे समझते हैं कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर जो ये आपके पास राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी 1949 में भारत ने क्या कर ली थी, ग्रहण कर ली। तो अब जब सदस्यता ग्रहण कर ली तो हमें कोई भी जब बाहरी क्षेत्र होता है तो उसमें क्या करता है, राष्ट्रमंडल हमको क्या कर सकता है, दखल दे सकता है, दखल अंदाजी दे सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण प्रभुत्व नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है ना, वो अपने स्वयं अपने मन से ग्रहण की है। हम उस राष्ट्रमंडल की सदस्यता को कभी भी त्याग सकते हैं, कभी भी क्या कर सकते हैं मेरे भाई, छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अपने मन के अकॉर्डिंग है, जब हम चाहेंगे तो अपने क्या है, भारत देश उसकी सदस्यता को त्याग सकता है और इस सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि इसका सीधा मतलब यह है कि जो भारत है अपने आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेगा, इसमें कोई भी देश उसका क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट आगे समझते हैं अगला वर्ड। उसके बाद आता है समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो समाजवादी था क्या हमारे मूल उद्देशिका में था। तो ये मूल उद्देशिका में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कब मेरे भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और भारत में बताया गया कि भारत को जो समाजवाद है वो क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतंत्र समाजवाद का मतलब है कि ऐसा समाजवाद जिसमें क्या होगा कि जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं और अनेक तबके वर्ग के लोगों का क्या करना है,
कल्याण करना है, ना कि पूंजीवादी को बढ़ावा देना है। अब वहीं पर समझते हैं लोकतंत्र का उद्देश्य, जो कि अभी बताया है, गरीब, उपेक्षा, बीमार और अवसर की असमानता को दूर करना या उसको समाप्त करना क्या है, समाजवादी का प्रमुख कार्य है। अब समझते हैं कि आपने एक नई आर्थिक नीति पढ़ी होगी जो कि 1991 में आई थी, जिसका था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ये जो उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है, इसके आने के बाद क्या होगा, जो हमारा समाजवाद था, जो लोकतांत्रिक समाजवाद था, उसमें क्या है, थोड़ा सा लचीलापन आता है, यानी कि उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है, वो कम हो जाता है। उसका झुकाव किसकी ओर बढ़ जाता है, थोड़ा उदारीकरण की ओर बढ़ जाता है, निजीकरण की ओर बढ़ जाता है और वैश्वीकरण की ओर बढ़ जाता है। अब समझते हैं भारतीय समाजवाद जो है किसकी अवधारणा पर आधारित है। आपसे कभी कभी पूछ ले तो जो भारतीय समाजवाद है तो किसकी अवधारणा पर है, गांधी जी की और नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि अलग अलग बुकों में आपने अलग अलग पढ़ा होगा, जैसे कि आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक में क्या पढ़ा होगा कि ये जो अवधारणा है, कौन सी अवधारणा है, गांधी जी की अवधारणा पर आधारित है। कभी कभी दोनों विकल्प आपकी क्लास में पूछ लिए जाते हैं। अब समझते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष को भी कब जोड़ा गया मेरे भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है देश का, यानी कि राज्य का, कोई राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्म को क्या देगा, समान अवसर देगा, समान समानता देगा। उसके बाद समझते हैं हर धर्म के समान व्यवहार करेगा, यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और किसी भी धर्म को क्या नहीं करेगा, कमजोर नहीं करेगा। और उसी के साथ हर धर्म के व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि कलर, रंग, भेद, जाति, धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा मेरे भाई, भेदभाव नहीं करेगा। अब समझते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, लोकतंत्र क्या, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब लोकतंत्र का मतलब होता है शासन चलाने के लिए भारत की क्या है, जनता निहित है। कौन निहित है, जनता निहित है। अब जनता किस में होगी, जो लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को देखा जाए दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मेरे भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता की शासन से सीधी क्या होती है मेरे भाई, भागीदारी होती है। जैसे कोई भी कानून बनाना होता है तो उस कानून में क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, कि डायरेक्ट उसमें जनता भाग लेती है। जैसे कि अब मान लेते हैं कोई आपके पास कानून आना है तो उस कानून से पहले क्या की जाती है, जनता वोटिंग करती है कि इस कानून को लाया जाए या ना लाया जाए। तो ये क्या कहलाता है, आपके पास प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अब जैसे ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो किस देश का है, स्विट्जरलैंड का जो लोकतंत्र है वो कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब समझते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, सीधा सीधा शासन जो चलाएगा ना भारत में, शासन को कौन चलाएगा, कि जो हम जनता चुन रही है ना, जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। अब जो प्रतिनिधि है वही प्रतिनिधि क्या चलाएंगे, यानी कि शासन को चलाएंगे। और इस शासन को क्या बोला जाता है, जैसे भारत का जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है, आपके पास अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र है जिसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। यानी कि प्रमुख को हम क्या नहीं करेंगे, वंशानुगत नहीं करेंगे, यानी कि उसको मनोनीत नहीं करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसके पापा क्या है, पहले से भारत के प्रमुख बनते आ रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति बनते आ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका जो बेटा होगा वो यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनेगा, या उसका भी बेटा क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। बल्कि क्या होगा, जनता उससे क्या करेगी, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करेगी, उसका चुनाव करेगी। यही इसका सीधा सीधा मतलब होता है गणराज्य का। अब आगे समझते हैं न्याय क्या है। न्याय का सीधा सीधा मतलब मेरे भाई क्या होता है, सभी के साथ समान व्यवहार का प्रयोग करना, कि कोई भी व्यक्ति है उनके साथ समान व्यवहार प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। न्याय का सीधा सीधा मतलब होता है, न्याय तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मेरे भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ सामाजिक स्तर पर न्याय समान होना चाहिए और आर्थिक स्तर पर भी क्या होना चाहिए, सभी के साथ
साथ मेरे भाई कि यानी कि आर्थिक स्तर पर भी न्याय समान होगा और राजनीतिक स्तर पर भी उसके साथ न्याय समान होगा। अब कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है कि जो न्याय का जो विचार है ना कहां से लिया गया है, तो आपने एक नाम सुना होगा रूसी क्रांति, और रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी, और इसी रूसी क्रांति द्वारा ये न्याय शब्द को क्या है, यानी कि न्याय शब्द रूसी क्रांति से प्रेरित है। अब समझते हैं कि किसी भी वर्ग के, एक वर्ड है, किसी भी वर्ग के विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे न्याय तो हम सबके साथ करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर कि हम कभी क्या करते हैं, एससी एसटी और ओबीसी को क्या देते हैं, आरक्षण देते हैं, उनके साथ यानी कि अदर कास्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा है न्याय के साथ जो हमारे पास गरीब या तबके वर्ग के लोग हैं उन्हें बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, उनके साथ भी एक न्याय करेंगे। सीधा सीधा मतलब ये होता है न्याय का। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को आप देखेंगे कि स्वतंत्रता कितने टाइप की है, 5 प्रकार की। पहला होता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार का मतलब क्या है, अब मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, अपने अंदर उसके अंदर कोई भी विचार आ सकता है, ये क्या है, विचार की स्वतंत्रता है। यदि इसी विचार को वो क्या कर देता है मेरे भाई, प्रकट कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि वो अपना कुछ भी बोल सकता है लेकिन भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद विश्वास, विश्वास जो विश्वास है, विश्वास एक विचारधारा को स्वीकार करना होता है। और धर्म का मतलब होता है, धर्म का सैद्धांतिक रूप है। तो जैसे आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे या आगे आप पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक यही बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद आता है उपासना, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी धर्म का क्या कर सकता है, आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, यानी कि किसी भी धर्म की क्या कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। अब समझते हैं समानता। जो समानता है, समानता को आप देखेंगे, समानता को दो तरह से देखा जाता है। एक होता है प्रतिष्ठा की समानता, एक होता है प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा होता है अवसर की समानता। अब प्रतिष्ठा की समानता का सीधा सीधा मतलब है समाज के व्यक्ति की प्रतिष्ठा या हैसियत समान है। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, हैसियत समान है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो या बहुत गरीब व्यक्ति हो, यानी कि सभी को क्या दी जाएगी, प्रतिष्ठा की समानता दी जाएगी। दूसरा है जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर क्या नहीं करेंगे मेरे भाई, उस पर भेद नहीं करेंगे। अवसर की समानता का सीधा सीधा मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। बंधुत्व, बंधुत्व का मतलब क्या है, कभी कभी आपसे कई बार पूछा गया है कि बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। तो बंधुत्व का अर्थ क्या है, बंधुत्व का सीधा सीधा मतलब होता है भाईचारा, यानी कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति के बीच क्या होना चाहिए, भाईचारा की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, यानी कि नागरिकों के मध्य एक होने की भावना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्यक्तियों के बीच क्या होनी चाहिए, एकता, यानी कि बंधुता का मतलब होना चाहिए। उसके बाद है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का सीधा सीधा मतलब है हर व्यक्ति का पवित्र, व्यक्ति की गरिमा है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब समझते हैं कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है, ये किसका कथन है, तो किसका है, के.एम. मुंशी का है। अब समझते हैं एकता और अखंडता। एकता का सीधा सीधा मतलब है, जो एकता है ना, एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। क्या है मेरे भाई, मनोवैज्ञानिक विचार है, और ये नागरिकों के मध्य होने वाले, नागरिकों को के मध्य होने वाले क्या होता है, विचार होता है। अखंडता का मतलब है भारत को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अखंडता का सीधा सीधा मतलब है। और ये क्या है मेरे भाई, ये भौगोलिक विचार होता है, यानी कि भौगोलिक रूप से दर्शाया जाता है या भौगोलिक विचार होता है, आपसे पूछ लिया जाता है। अब समझते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपसे पूछ लेगा
किस केस में ये बोला कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? तो सबसे पहले इसमें 3 केस को समझते हैं। पहला केस है बैरोबाड़ी संघ मामला, ये 1960 में आया और इसमें बोला कि जो संविधान है संविधान का यानी कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उस पर प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। प्रस्तावना क्या होती है मेरे भाई? गैर न्यायिक है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि बैरोबाड़ी विवाद में यह कहा जाता है। उसके बाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में आता है। इसने क्या बोला है कि संविधान की मूल आत्मा है ये, इसलिए ये अपरिवर्तनीय है। अब लेकिन जो मेन है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, केशवानंद भारतीय बनाम केस, केशवानंद भारतीय बनाम केस कब आया? तो आपको पता ही होगा 1973 में आता है और इसमें बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जाता है। और इसमें एक चीज दी गई जिसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूल ढांचा। यहां पर एक परिकल्पना दी गई जिसे बोलते हैं मूल ढांचा। मूल ढांचे का मतलब है कि भारत की प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। जो हमारे जैसे कि मूल ढांचा क्या है, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो आपका हृदय है, हृदय क्या है आपके पास? मूल ढांचा है। हाथ मूल ढांचा नहीं है। यदि मूल ढांचे का सीधा सीधा मतलब है यदि ऐसा कोई भी अंग जिससे कि उसके टूट जाने पर या उसके चले जाने पर पूरा मानव जीवन क्या हो जाता है? तबाह हो जाता है। ऐसे ही इसमें जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा का मतलब क्या है? यदि प्रस्तावना का ऐसा कोई भी वर्ड है जिससे किसी भी संविधान को, हमारे संविधान को खत्म होने का खतरा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मूल ढांचे की परिकल्पना को माना जाता है। प्रस्तावना को किसने और क्या कहा? तो आपने सुनेंगे कि भारत के संविधान में लोक प्रभुत्व भ्रम है, केसी का ये प्रमुख वो है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? कि पाल की बाल ने कहा था। संविधान की आत्मा कुंजी किसने कहा था? ठाकुरदास। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण ने कहा था। अब हमारी सब सहप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल की कुंजी नोट है, यह किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में सब बच्चों।